इंडिया टीवी पर बजट संवाद लगातार जारी है। बजट के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे। मोदी सरकार ने अपना बजट जब पेश किया उसे अमृतकाल का पहला बजट कहा। बजट के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतों का होगा क्या होगा, महंगाई क्या आसमान छुएगी या फिर महंगाई कम होगी। इन सभी सवालों का जवाब आज हम मोदी सरकार के मंत्रियों से ही लेंगे। मोदी सरकार के सबसे बड़े मंत्रालय संभालने वाले हरदीप पुरी आज हमारे साथ बजट संवाद में कुछ देर में जुड़ेंगे। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतों का इस बजट पर बजट के बाद क्या असर पड़ेगा। कुछ देर में हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा तमाम मेहमान आज जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे बजट की बारीकियों को, बजट को लेकर आखिर उनके मंत्रालय पर क्या असर पड़ेगा। बजट को लेकर जनता जो सवाल पूछना चाहती है उन्हीं सवालों को आज हम मोदी सरकार के मंत्रियों के सामने रखेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संवाद और आज हम बात कर रहे हैं बजट पर। बजट पर आज के पहले खास मेहमान मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर हम बड़ी जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब। पुरी साहब के पास जो प्रभार हैं, आप ऐसा समझिए कि वो पूरे भारत पर असर डालते हैं। पुरी साहब हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं। पुरी साहब उस देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं जो बड़ी तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और यह आपने देखा भी कि मोदी जी ने उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस अभी तक दिखाया है उस पर वो खरे भी उतरे हैं। पुरी साहब, मैं टिपिकली आपके विभाग से नहीं शुरू करूंगा, लेकिन एक जनरल बात जो बजट जब से आया है, विपक्ष का तो हर नेता कह रहा है और लोगों के दिमाग में बजट से एक ही चीज की उम्मीद थी, सबसे बड़ी महंगाई महंगाई महंगाई। इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो आज आप अगर शुरुआत में इसका जवाब दे दें। यह एड्रेस हुई है, कम हुई है, आगे क्या होगा? देखिए, विरोध मतलब विपक्ष के हमारे जो मित्र लोग हैं, आप एक शुरुआत ऐसे कीजिए कि आपने कहा ये मोदी जी का 10वां बजट है। वो मैडम बता रही थी 9 साल उनके पूरे होने वाले हैं। सो आई डोंट काउंट दी स्टेटमेंट्स ऑन अकाउंट एटसेट्रा, पर 9 साल में वी हैव कम फ्रॉम बीइंग दी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पहली बात। दूसरा, हमारी पर कैपिटा इनकम 9 वर्ष पहले 1 लाख रुपए थी। आज हमारी पर कैपिटा इनकम 1,97,000 है। इन अदर वर्ड्स, पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। विश्व भर में हमारी रैंकिंग 10वें नंबर से 5वें नंबर आई है। और जो इंटरनेशनल सीन में जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि, और मैं आप एक उदाहरण दे दूं, अर्नेस्ट एंड यंग वो कहते हैं 2040 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 26 या 27 ट्रिलियन डॉलर की होगी। मुझे ये नहीं मालूम कि बाकी कंट्रीज कैसे फेयर करेंगी, बट वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे और 2040 तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि विल बी द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। नंबर 1। नंबर 2, महंगाई बढ़ रही है। वो जैसे हमारे 75 साल की एग्जिस्टेंस में गरीबी हटा रहे थे, वैसे मैं महंगाई के बारे आपको कुछ बता दूं, और खास करके मैं उसके बारे बताऊंगा। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे जानकारी है थोड़ी सी। दुनिया भर में पिछले 1 साल पेट्रोल और गैस के दाम कितने बढ़े हैं, आप रेफरेंस पीरियड देख लीजिए और आपको यह पता लगेगा कि चाहे आप भारत के आसपास के जो देश हों, लार्जली डेवलपिंग कंट्रीज, मैं किसी एक देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट 2 साउथ एशिया में ऐसे देश हैं वेयर फॉर द लव ऑफ मनी यू कांट गेट एनी एनर्जी। एक देश को तो हमने $4 बिलियन की क्रेडिट लाइंस दी हैं और दूसरे यहां शाम को 8 बजे बिजली इसलिए बंद करनी पड़ती है, नॉट दैट दे कांट अफोर्ड इट, दे जस्ट डोंट हैव द इलेक्ट्रिसिटी। पिछली महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में
80 crore, 800 million people got free dry rations thrice in a day. फ्री, मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा हूं। और जब वहां पे हमारे युवा नेता जो अभी थोड़ी वर्जिश करके आए हैं, वो कहते थे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? तो मैंने उस समय भी कहा था, मैंने कहा राजस्थान में जो जहां पे आपकी सरकार है आपने कूड़े में फेंक दी, और पंजाब में जहां आपकी सरकार उनकी थी उस समय आपने मुनाफाखोरी कर ली उस पर। देखिए 220 करोड़ से अधिक मुफ्त वैक्सीन के डोज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और ये महंगाई की बात करते हैं, इनके नेता देख लो आप, एक से एक। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, पर कहेंगे तो मेरे को थोड़ा प्रोवोक करेंगे, मैं नाम भी ले लूंगा। मोदी जी आपने क्यों वो जो डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, आपने क्यों उनको अनुमति दी देश में वैक्सीन बनाने की? अभी तो उनके क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म नहीं हो गए। अरे भाई, तुम्हारे पास लोकसभा में और राज्यसभा में ना के तुम्हारी 10% तुम्हारी एमपीज नहीं है, सो फॉर यू टू बी कॉल्ड एन ऑपोजिशन पार्टी। और जो तुम्हारी हरकतें हैं आगे जाके वो 10% भी नहीं, उससे कम आएंगे। और आप बता रहे हो वैक्सीन की बात कर रहे हो, 2004 और 14 में जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, इन लोगों ने उसको अबॉलिश कर दिया। जब मोदी जी ने कोवैक्सीन और जो दूसरा सप्लायर है पुणे में, विच मेक्स वैक्सीन बेस्ड ऑन रिसर्च डन इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी and the company is called AstraZeneca, they make it under license production here. What was their motivation? Very simple motivation, कि आप देश के अंदर नहीं बनाए तो हमें बाहर से जो ज्यादा महंगी वैक्सीन है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इन लोगों का वो रहा है। और ये महंगाई की बात का, अब महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का मैं बताऊं, मैं थोड़ी प्रेस को ब्रीफिंग कर रहा था कि इंडिया एनर्जी वीक के बारे, और किसी एक ने महंगाई की उठाई। मैंने कहा भाई साहब, मुझे हैरानगी ये है कि आप ये नहीं कह रहे कि पिछले 1 साल से पेट्रोल के दाम बढ़े ही नहीं है, और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीजों के दाम बढ़ते हैं, क्यों नहीं बढ़े? बिकॉज ऑन 2 ओकेजन्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 और मई 2022 में हमारे जो सेंटर केंद्रीय सरकार है जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है, 2 टाइम कम की, और उससे पेट्रोल और डीजल के दाम 13 रुपए और 16 रुपए कम हुए। और हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उन्होंने एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन दे टुक अ हिट उनकी। सो पेट्रोल प्राइसेस बढ़े नहीं है, उसकी वो कुछ प्रशंसा नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि जब आप बजट पे डिस्कशन करते हैं, इस बजट की क्या खासियत है? देखिए, इस समय 2 ब्रॉड मॉडल्स हैं। एक मॉडल को फॉर वांट ऑफ अ बेटर टर्म मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा रेवड़ी बांटने वाला मॉडल। और रेवड़ी बांटने वाला मॉडल, उसको किसी एक राजनीतिक दल या पॉलिटिकल स्टार्टअप से मत जोड़िए। ये जनरली हमारे यहां टेंडेंसी रही है कि चुनाव आ रहा है, आप रेवड़ियां बांटिए। और दूसरा मॉडल है जो मोदी जी का मॉडल है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है दैट गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। आप इस बजट के पहले अगर आपने मुझे बुलाया होता तो आपने मुझसे क्या पूछा होता? बताइए हम कितनी रेवड़ियां बांटने जा रहे हैं, ये चुनावी वर्ष है, 1 साल में चुनाव होने वाला। मैं इस सारे बजट में मेरे को एक चीज दिखा दीजिए, दिस बजट इज अ 10 आउट ऑफ 10 बजट। क्यों? क्योंकि आपने हर एक वर्ग के लोगों को अपने सामने रख के यू हैव प्रोवाइडेड रिलीफ, एंड द रिलीफ इज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मतलब? आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्पेंड करती, उस 10 करोड़ में से जो 33% इंक्रीज है, 1 करोड़ 30 लाख जाएगा राज्य सरकारों के पास। 33.3% इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड इट डजंट स्टॉप देयर। अच्छा, ऑल दिस हैज बीन डन विदाउट एनी न्यू टैक्सेशन। देखिए, बजट क्या होता है? 1 साल की आप देखते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, तो बड़ा आसान होता है। आपको रेवड़ियां बांटनी है तो आपने मैडम को रेवड़ी देनी है, वहां से टैक्स ले लो। तो ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, और वो ये स्पष्ट कर रहे हैं, और ये मेरी असेसमेंट है पर्सनल, एंड आई एम विलिंग टू स्टिक माय प्रोफेशनल 50-55 years प्रोफेशनल लाइफ ऑन इट। दिस इज द ब्रिज बजट
टू इंडिया बिकमिंग ए विकसित देश और डेवलप्ड कंट्री, और इट्स अ 10 by 10 बजट। और इसमें महंगाई के अलावा देखिए, कुछ लोग उठेंगे, उनको आप उनकी स्टेटमेंट्स कंपाइल कर लिया, लिखिए सर मैंने। अब सब की है। हर साल में अगर ब्रॉड कॉमनैलिटी ना हो, देन आई विल बाय यू लंच। अच्छा, आपने कहा कि मैं उकसाऊंगा तो आप थोड़ा नाम भी ले देंगे, मैं कोशिश कर लेता हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी, जिनको अभी आपने कहा पॉलिटिकल स्टार्टअप वाले, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वेदर इट इज अ पॉलिटिकल स्टार्टअप और अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। मैंने तो कहा, आप यू आर पुटिंग दैट कैप ऑन हिज हेड, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग। ओके, अब उनका ये कहना है, जिसको आपने रेवड़ी कहा ना, उन्होंने कहा कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति कहे कि पब्लिक को कोई चीज मुफ्त में देना ये रेवड़ी है, समझ लो वो देश का दुश्मन है। तो मैं उनको अपने, उनकी जो बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, देखिए मेरी एक आदत है, क्योंकि मैं 39 ईयर्स, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ 40 ईयर्स मैं एक सिविल सर्वेंट रहा हूं, तो कभी कोई विद्वान कोई स्टेटमेंट देता है तो मैं उसको रिडिकुल नहीं करता हूं, मैं लोगों को करता हूं कि उसमें कुछ प्रोफंडिटी को, उसको समझिए। मैं आपको समझाता हूं। एक हमारे युवा नेता है, फिर मैं केजरीवाल जी के बाद, उन्होंने किसी को अभी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे पिताजी कहा करते थे, एंड आई रिस्पेक्ट हिज फादर, आई वर्कड विद हिम, कहा करते थे, डोंट लेट द प्लेन फ्लाई यू, यू मस्ट फ्लाई द प्लेन। सो दिस जर्नलिस्ट वाज आस्किंग, इसका क्या मतलब हुआ, आप तो सिविल एविएशन मंत्री रह सके। आई सेड नो, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, टेक इट फॉर व्हाट इट्स वर्थ, ट्राई टू एनालाइज इट। अब मैं केजरीवाल जी के स्टेटमेंट के पास आता हूं। जो भी मुफ्त रेवड़ी बांटने के खिलाफ हो, वो देश का दुश्मन है। तो मैं शुरुआत करता हूं दिल्ली की मेट्रो पे। मैं नया नया मंत्री बना था सितंबर 2017 में, और दिल्ली मेट्रो के जो फेयर फिक्सेशन है 8-10 साल से नहीं हुई थी। ऐसा चलता है कि मेट्रोज में फेयर फिक्सेशन कमेटी बनाई जाती है इंडिपेंडेंट लोगों की, वो देखते हैं कि मेट्रो सिस्टम का कितना कर्ज है, कितनी उनकी रेवेन्यू है और कितना भाड़ा होना चाहिए। तो 8-9 साल दिल्ली में बढ़ा नहीं था। तो मेरे मंत्री बनने से कोई 3-4 महीने पहले फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट आई। उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि मेट्रो का जो भाड़ा है इन 2 फेजेस बढ़ना चाहिए, मई 2017 और अक्टूबर 2017। मई तो वेंकैया जी मंत्री थे, उपराष्ट्रपति बनने से पहले पता नहीं कुछ फेयर इंक्रीज हुआ। जब मैं नया आया था, इन्होंने लगा कि वो नया अनाड़ी आ गया, तो इसको अभी दिखाते हैं कि रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या होती है। शुरू में मैं भी इंप्रेस था। देखिए, अगर आप मेट्रो का भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो मेट्रो की राइडरशिप बढ़ जाएगी, अगर आप राइडरशिप बढ़ जाएगी तो पोल्यूशन बढ़ जाएगी। ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज लॉजिकल इन बाय इटसेल्फ, पर आप इसको ओवरऑल एनालाइज करिए। जब मेरे को बात समझ आनी शुरू हुई तो मैंने केजरीवाल जी को बुलाया, मैंने उनके साथ बैठ के उनको लंच दिया और समझाया। मैंने कहा, केजरीवाल जी, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली मेट्रो 2002 में 1 भी किलोमीटर नहीं था। आज हम पहुंच गए हैं, उस समय पता नहीं कितना था, उस समय भी 240 किलोमीटर के करीब होगा। ये 240 किलोमीटर मेट्रो कैसे बनी? मेट्रो को बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। तो दिल्ली मेट्रो या डीएमआरसी ने 27,000 करोड़ का एक लोन लिया फ्रॉम जायका, आई थिंक इट्स कॉल्ड द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। अच्छा, वो लोन लिया तो वो लोन तो लौटाना पड़ेगा, वो उन्होंने तो हमें रेवड़ी नहीं बांटी। तो फिर मैंने कहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कमिटेड है ना केजरीवाल जी? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा, आपने दिल्ली में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जिसको कहते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। उसमें जब मैं नया बना था, उन्होंने कहा था कि 10,000 बसें हमारी एंटाइटलमेंट है या होनी चाहिए, 3,000 रह गई हैं, हम जल्दी नई बसें आ रहे हैं। हर 6 महीने में ये स्टेटमेंट करेंगे कि नई बसें आ रही हैं, और आप उस कैसे चलती हैं, दे गेट कैनिबलाइज्ड। जो मतलब बस होती है उसमें से पार्ट निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। तो मैंने उनको एक चीज पूछी, केजरीवाल जी, आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मेट्रो जैसे बनाना चाहते हो, दिस इज अ वर्ल्ड क्लास मेट्रो, या मेट्रो को दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग करना है? तो आफ्टर हैविंग फायर्ड दैट शॉट ही विड्रू। दिस इज व्हाट आई कॉल शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स। मेरे बहुत अच्छी उनके साथ चर्चा होती है। और मैं बता दूं आपको, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिकल इश्यूज बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द बजट। जहां पे भी आई मीन आम आदमी पार्टी नाउ, जहां पे भी इन्होंने दायित्व संभाला है, आप देख लीजिए, जो केंद्र की
योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिल सके। गिव यू एन एग्जांपल, आयुष्मान भारत। व्हाट इज आयुष्मान भारत? इट इज अ स्कीम बाय विच एक साल में एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है, जिसमें वो इलाज के लिए, दवाइयों के लिए वो कर सकें। यहां पे लागू नहीं की उन्होंने। इनका क्या प्रोपोजिशन है? यूनिक सेलिंग, क्या यूएसपी कहते हैं, क्या है? अब माफ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा प्रोवोक कर रहा हूं। आप जैसे मित्रों को जो प्रिंट मीडिया चलाते हैं, जो चैनल चलाते हैं, खूब आपको एडवर्टाइजमेंट दें। और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स आर आइडियोलॉजी न्यूट्रल, आप देखते तो है नहीं कि ये सच को एडवर्टाइज कर रहे हैं या किसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आप इनकी एडवर्टाइज प्ले करते हैं। तो कुछ हमारे में लोग होते हैं जो अभी, क्योंकि वी आर ए डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी पॉलिटिकल, हमारी जो इलेक्ट्रेट है बहुत मैच्योर है, बट आप एक नैरेटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। और कुछ पता नहीं क्या कारण है, बड़े साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था, वी विल अलाउ आवर वर्क टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। सो वी हैव दैट वन प्रॉब्लम। सेकेंडली, अब पता लगता है दैट दे आर यू स्पेंडिंग द मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉट फॉर their government schemes, but for their party propaganda. That in itself is a thing. बाकी मैं आपको, पता नहीं आपने आज के सेशन के लिए कितना समय निकाला है, पर मैं रेवड़ी पॉलिटिक्स पे तो मैं आपको बहुत लंबी कहानियां सुना सकता हूं। पंजाब का बोलता हूं मैं आपको। पंजाब में आप देखते जाइए, जब इन्होंने दायित्व संभाला, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी जब गई, उनका कहना था कि उनका जो पब्लिक डेट है 2,81,000 करोड़ है। मुझे उस समय कैप्टन साहब ने भी बोला था ये गलत है, 4 लाख करोड़ के आसपास है। अभी उनकी सरकार हुए कितना, 1 साल हो गया कि नहीं? हो गया ना 1 साल। आप देखिए 1 साल में क्या स्थिति रही है वहां पे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक फाइनेंसेस। हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि आप जो अल्कोहल प्रोडक्शन होती है उसको आपने जो कमिटमेंट दी है उससे एथेनॉल बनाने की वो करें, पर उनको पता नहीं दूसरी अल्कोहल के साथ क्या प्यार है। वो जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो भी उसमें एथेनॉल में नहीं लगा रहे, दे आर टेकिंग द अदर डायरेक्शन। अच्छा, जब मैं उनसे बात करता हूं एकदम अग्री कर जाते हैं, एकदम नहीं जी तुसी जो कह रहे हो बिल्कुल सही। आप रिकॉर्ड कर लिया कीजिए। रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, खुद माने हुए हैं। देखिए केजरीवाल जी के बारे तो एक ऐसी खासियत है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। गुजरात के चुनाव के बारे में उन्होंने क्या, ये लिखवा लीजिए मेरे से। वो पहले यूपी में भी जब लड़े थे, जब जमानतें सबकी जब्त, वो ये लिखवा लो इनसे, ये तो पब्लिक में कहते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि मैंने स्टार्टअप शब्द क्यों यूज किया, आई डिडंट हैव देम ओनली इन माइंड। इनकी शुरुआत कहां से हुई? इनकी शुरुआत हुई अन्ना जी के एंटी करप्शन आंदोलन में। जब वो एंटी करप्शन आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोग सब मिले हुए थे, क्योंकि उस समय सरकार कौन थी? कांग्रेस की सरकार थी, और जनरल इंप्रेशन था कि करप्शन में दे आर डीप रूटेड। तो इन्होंने शुरू किया, पहला इनसे सवाल पूछा गया, क्या आप राजनीति करने जा रहे? सवाल ही नहीं पैदा होता, वी विल नेवर, इज ऑन रिकॉर्ड। देन ही फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल पार्टी, सी वेयर दैट पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड। मुझे अभी लगता है अभी कांग्रेस को दे आर एब्सोल्यूट, दे स्टार्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस वाज अ करप्ट गवर्नमेंट, नाउ दे आर इन एक्टिव अलायंस विद द कांग्रेस। सर लेकिन ये जो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रेवड़ी कल्चर जिसको आप कह रहे हैं, फ्रीबीज भी आपने कहा, और इसके साथ आप कहते हैं हम एम्पावरमेंट करते हैं, तो इसको कौन डिफाइन करेगा इसको? वो कह रहे हैं कि भाई मैं अगर स्कूल में फ्री शिक्षा दे रहा हूं, मैं अस्पताल में मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई दे रहा हूं, तो क्या ये रेवड़ी हो गई? अगर आप गरीब आदमी को राशन देते हैं, वो कहते हैं मैं गरीब आदमी को बिजली फ्री देता हूं 200 यूनिट, इसमें गलत क्या है? मैं आपको इसकी स्पष्ट तरीके से परिभाषा बताता हूं। लेट्स गो टेक द हेल्थ सेक्टर। अगर आप बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं मोहल्ला लेवल पे या किसी बड़े अस्पताल में, ये आपका अधिकार बनता है, यू आर द सिलेक्टेड बाय द पीपल। पर उसका टेस्टिंग टाइम कब आता है? टेस्टिंग टाइम तब आता है कि आपको किसी चुनौती का, किसी आपको समस्या का सामना करना पड़े। आप देखिए महामारी के दौरान क्या हुआ, ये जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स थे, मेरे हिसाब से तो दे आर जस्ट dilapidated buildings being run by compounders, not even proper doctors.
they all collapsed, they closed down, and that is a matter of public record. दूसरा मैं बताता हूं, ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूं. दिल्ली की कितनी जनसंख्या होगी जब अगला सेंसस आएगा? 2 करोड़ होगी, रफली 2 करोड़ मानते हैं. आप उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या? 25 करोड़. 20 करोड़ से अधिक होगी ना, 10 गुना से ज्यादा. आप दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन इंडेंटिंग देखिए और उत्तर प्रदेश सरकार की देखिए. अब मैं नहीं अगले सवाल में जा रहा हूं कि आप क्या कर रहे थे उसके साथ. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इरैशनल देयर डिमांड्स आर. इन्होंने यह भी कहा था, आप केंद्रीय सरकार क्यों वैक्सीन इंपोर्ट कर रही है? अरे क्यों कर रही हो? तो साफ है, क्योंकि अगर आप लार्ज क्वांटिटी के साथ जाएंगे इंपोर्ट करने के लिए, यू विल गेट अ बल्क डिस्काउंट. नहीं, हम अलग से करेंगे. इनको लगता था वहां पे कुछ वो मार्जिन है, और कोशिश की, नहीं हुआ, आगे वापस. फिर हमें केंद्रीय सरकार और वैक्सीन. भाई साहब, केंद्र ने 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज फ्री दी है. कई चीजें in an emergency like the pandemic you have to give free, but you can't run a public transport system on free because it has to be built with somebody's money. That's the point I'm making. ठीक सर, अब जो इल्जाम आपकी सरकार पे ज्यादा लगाया जाता है, अब जैसे अभी जो आपने दूसरे जिनका आपने कहा भी वर्जिश करके आए, कसरत करके, राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चले हैं, वो उन्होंने ये लिखा है कि ये मित्र काल का बजट है. आप कहते हैं अमृत काल का बजट है, उनका मित्र काल का बजट है. नो विजन टू क्रिएट जॉब्स, नो प्लान टू टैकल महंगाई, नो इंटेंट टू स्टेम इनइक्वालिटी. अब इल्जाम क्या है? ये मित्र वाली बात कैसे चिपकाते हैं आप पे? वो कह रहे हैं सारी सब्सिडी के दुश्मन हैं आप, गरीब आदमी की सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं. फूड सब्सिडी खत्म कर दो, पेट्रोलियम सब्सिडी पहले खत्म कर दी है. एलपीजी पे आप लोग उज्ज्वला स्कीम वालों को 200 रुपए सब्सिडी देते थे, वो पता नहीं कब तक देंगे या आगे देने वाले कि नहीं देने वाले. तो देश से कि आप गरीब का निवाला छीनते हैं केवल कॉफर्स भरने के लिए. देखिए, अब मैं किसी एक व्यक्ति पे, ये जनरल बात नहीं, बट जिस व्यक्ति की आप, इज अ पॉलिटिकल फिगर, सो व्हाट ही सेज शुड बी टेकन सीरियसली. Personally, I regret the fact that what he says is not taken seriously. But I'm not responsible for that. आप आ जाइए सब्सिडी और सब्सिडी खत्म करने पर. सब्सिडी क्या होती है, आप उसको एनालाइज करिए. सब्सिडी इज डिफाइंड एज ए चार्ज ऑन द एक्सचेकर. बस सरकारी खजाने से आ रही है सब्सिडी, ठीक है. सब्सिडी कोई government of the day is not making a free gift of it. It is taxpayers' money. Now, जो मैंने सब्सिडी के बारे सुना है और मैंने सब्सिडी पे काम किया हुआ है, मैं many decades ago I had something professionally to do with subsidies at international level. Subsidies की definition होती है whether it's a consumption subsidy, जैसे महामारी के दौरान आपने 80 करोड़ लोगों को 3 समय का खाना दिया, it's a consumption subsidy. क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी had come to a stop, people didn't have livelihood, so you needed to feed them. And by the way, that's continuing under the national food security. So आप ये जो आपके युवा नेता हैं कि सब्सिडी आप खत्म करें, ये तो 1 साल के लिए बढ़ा दी हमने, पॉइंट 1. दूसरी होती है प्रोडक्शन सब्सिडी. आप मान लीजिए आप किसी चीज की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उसमें वायबिलिटी नहीं होती, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है, सरकार वो भी देती है. सब जगह हम दे रहे हैं. और तीसरी होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सिडी के बारे लोगों को समझ होनी चाहिए, खास करके यंगर लीडर्स को. सब्सिडी कभी परमानेंट और इंट्रेंच नहीं होती है कि हमारे 30 साल से हम सब्सिडी दे ही जा रहे हैं, इसलिए अगले 20 साल भी देना है, और ये इंटाइटलमेंट बन जाती है. सब्सिडी हैज टू बी डिग्रेसिव. डिग्रेसिव का मतलब है, आज मुझे लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण मेरे पास खाना नहीं है, तो आपने मेरे को कंजम्पशन सब्सिडी दी है. जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी वो सब्सिडी कम हो जाएगी. अब उज्ज्वला पे आ जाइए. एग्जैक्टली, उज्ज्वला, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहां पे भी वो समझ नहीं दिखा रहे हैं. भाई साहब, 2014 में जब उन्होंने 10 साल के बाद सरकार को छोड़ा, उस समय 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे देश में. 14 करोड़, वो पता नहीं कब से शुरू हो रहे थे. मोदी जी के ने अपने, अभी 9 साल पूरे नहीं हुए हैं, अपने समय मोदी जी ने ये 31 से 32 करोड़ कनेक्शन तक आ गए. 2016 में, और देयर अबाउट्स करेक्ट मी वन ऑफ माय कॉलीग्स, 2016 में ऐसे लगा कि गैस कनेक्शंस जो हैं
दे आर नॉट फिल्टरिंग डाउन टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो शायद 7 या 8 क्राइटेरिया बनाए गए कि आप एससी वर्ग से हैं, एसटी वर्ग से हैं, बाकी ओबीसी वर्ग से हैं। तो यह तय किया गया कि आप 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शंस आप लोगों में बांटेंगे। तो भाई साहब, यह काम शुरू हुआ मोदी जी की सरकार में। पहले सरकार में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, और आपने उसको जो 8 करोड़ कनेक्शन थे एन समय से 9 महीने पहले तक बांट दिए, 8 करोड़। अभी पीछे जब मैं इस विभाग से जुड़ा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पेट्रोलियम के साथ जोड़ा जुलाई 2021 में, तो ये लगा हमें असेसमेंट करते कि कुछ हमारे यहां अभी भी लोग हैं जिनको शायद उज्ज्वला कनेक्शन क्या है? द एडल्ट फीमेल मेंबर ऑफ अ फैमिली, उनके नाम पे एक फ्री डेस्कटॉप और सिलेंडर दिया जाएगा, चूल्हा और सिलेंडर, चूल्हा और दिस थिंग। हमने तय किया था 1 करोड़, वो 1 करोड़ तक पहुंचे, हमें और भी लगे, हमने 1 करोड़ 60 लाख कर दिए। इस समय देश में 9 करोड़ 60 लाख है। तो ये कहना कि हमने बंद कर दिए, नहीं, बंद नहीं किए हैं। मैं फिर समझाता हूं, कई ऐसे स्थान हैं देश में जहां पे सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करना बिकम्स अ मोर एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। वहां पे सब्सिडी वाज कंटिन्यूइंग नॉर्थ ईस्ट में और फार फ्लंग एरिया। बाकी आपने जो 200 रुपए की बात की, दिस इज अ पेमेंट गोइंग इनटू व्हाट इज कॉल्ड डीबीटी। वो जो कंज्यूमर है उसके खाते में डायरेक्ट चली जाती है 200 रुपए की कंज्यूमर। और मैं आपको ये आपके माध्यम से ये आपके दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आई थिंक ये लेफ्ट राइट की बात नहीं करिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल में तो 5.5 साल से जुड़ा हुआ हूं, बट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग हिम। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स टू व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कंटिन्यूइंग। मैं आपको और बताता हूं सर, इसी पर एक सेकंड। सवाल आपने जो आंकड़े दिए ठीक है, दुरुस्त हैं। 10 करोड़ के करीब उज्ज्वला के कनेक्शंस आज देश में जा चुके हैं। सवाल यह है कि जिस गरीब आदमी को, जिस मां बहन को जिसकी आंख में धुआं जाता था लकड़ी के चूल्हे का, उसके लिए आपने सिलेंडर दिया। एक सिलेंडर तो फ्री दे दिया आपने। नहीं, आप मैंने आपको प्रोवोक कर दिया, मुझे पता आप आने वाले हैं। अब वो उसको दोबारा भरवा रहे कि नहीं भरवा? आप फंस गए हो इसमें, बताइए। आप फंस गए हो। क्रिटिसिज्म यह है कि पहला इन्होंने कुकटॉप तो मुफ्त दे दिया, उसके बाद 1 सिलेंडर दे दिया, उसके बाद गरीब मां और गरीब बहन के पास पैसे नहीं है उनके परिवार में, और 1 सिलेंडर एक ले गया, स्कीम फेल हो गई। अरे गलत आंकड़े हैं, गलत आंकड़े हैं। मैं माफ कीजिएगा, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल, सो आई डोंट वांट टू आस्क यू, बट आई एम प्रिज्यूमिंग यू एंड आई, पीपल लाइक अस, फैमिली साइज कितना होता है? 1 वाइफ 2 किड्स, ओके, 4 लोगों का परिवार। कितनी एवरेज कंजम्पशन है सिलेंडर की? 4। और पता है इस समय उज्ज्वला का क्या एवरेज है? बताइए। आप वैसे 12 सिलेंडर देते हैं। नहीं, सुनिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 सिलेंडर है, 12 सिलेंडर के तक तो आपको पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। उज्ज्वला की एवरेज है 3.69। सो दैट क्रिटिसिज्म ऑल्सो इज नॉट करेक्ट, बिकॉज माई फ्रेंड्स डिडंट डू देयर होमवर्क। दैट इज माई लिमिटेड पॉइंट। So, the point I make to you is, the most needy who require the subsidy, उनको मिल रही है, ठीक है, 200 रुपए मिल रही है, और बाकी भी जो लोग हैं, it's something that we are open to, etc. So, and subsidy has to be digressive. अरे साहब, दूसरी बात, आपने चूंकि पेट्रोलियम के बारे में बजट के बाद भी बात की थी, हम लोग नेट इंपोर्टर कंपनी, बल्कि 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपनी नीड्स का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब सरकार जो है ग्रीन पुश दे रही है। अब एक तो ये कि ये कहां तक के लिए सोच रहे हैं आप कि भाई आज देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आने शुरू हो गए, वो इतने महंगे हैं कि वो बहुत अफोर्डेबल नहीं है। ग्रीन, बाय द वे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट ग्रीन, हाँ, टिल द ग्रिड बिकम्स ग्रीन दे आर ग्रे। मैं आपको बताता हूं, आपने हमारे आई थिंक नेक्स्ट गेस्ट भी हमारे मित्र आ गए हैं, तो इसलिए मैं आई ट्राई एंड वाइंड अप। ग्रीन पुश जो जीत आ रही है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पे वी कैन स्पेंड आवर्स। आई विल कन्फाइन माई कमेंट्स ऑन ग्रीन एनर्जी टू 3 areas: biofuels and a little bit CBG I'll cover in that. Then I will come to green hydrogen. जहां तक बायोफ्यूल्स की बात है, 2004 और 14 के बीच में जब मैं सरकार में एक अधिकारी था, जब मेरी ब्राजील पोस्टिंग हुई, उस समय केंद्रीय सरकार ने बड़ी कोशिश की कि हम 5% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करें। उसके लिए हमें एथेनॉल चाहिए था।
इसमें शरद पवार जी ने बड़ी मेहनत की, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे बड़ा हुआ, बट सारा वो कोशिश करने के बाद 2014 तक हम पहुंचे तो टोटल एथेनॉल अवेलेबिलिटी फॉर ब्लेंडिंग वाज ओनली 1.4%। 1.4%। मोदी जी ने उसको उठा के 2 टारगेट सेट किए। पहला टारगेट है कि हम 10% ब्लेंडिंग तक पहुंचेंगे एंड नवंबर 2022 तक, और 20% ब्लेंडिंग के टारगेट तक पहुंचेंगे 2030 तक। ये उन्होंने टारगेट सेट किया। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि जो 10% का ब्लेंडिंग का टारगेट था वो टारगेट से 5 महीने पहले हमने पूरा कर दिया। आज हमारी ब्लेंडिंग एथेनॉल की नॉट ओनली फ्रॉम शुगर बट फ्रॉम मेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फीड, बैम्बू इज 10.7%। जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है 2030 का, उसको हम आगे ले आए हैं 2025 तक, और कुछ ही दिन में वी विल हैव E20 ब्लेंडेड फ्यूल इन द मार्केट ऑलरेडी इन अ पायलट प्रोजेक्ट। जब हमने 10% ब्लेंडिंग की, द सेविंग ऑन इंपोर्ट्स, आपका जो फिगर है 85% का करेक्ट है, बट प्लीज नोट आवर कंजम्पशन इज ग्रोइंग एट 3 times द ग्लोबल रेट। ग्लोबल रेट ऑफ इंक्रीज 1% है, हमारा 3% है। योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6.5 to 7%। You consume 5 million barrels of crude a day. 66 crore people, 60 million people go to the petrol bunk every day. So, हम E&P भी बढ़ा रहे हैं, हम एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन दबा के बढ़ा रहे हैं। 1 million square kilometer आउट ऑफ 3.5 million हमने अभी रिलीज किया फॉर एक्सप्लोरेशन, और ग्रीन हाइड्रो अभी 20% जो है पर 225, और फाइनली ग्रीन हाइड्रोजन। दिस इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। कल मेरे पास एक कंपनी आई जिन्होंने MOU साइन किया। दुनिया में इस समय कैटलाइजर मैन्युफैक्चर जो है, आपको ग्रीन हाइड्रोजन क्या चाहिए? यू नीड ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी एट अ चीप प्राइस। वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट 25 सेंट पर यूनिट का हम दाम लेके 3 सेंट पर यूनिट ले आए, एंड यू नीड अ कैटलाइजर। कल एक हमारी कंपनी है विच इज इन द ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस, वो अपने कोलैबोरेटर के साथ आए थे, मैंने इसको ट्वीट भी किया है। दुनिया में अगर इस समय 2000 मेगावाट कैटलाइजर कैपेसिटी है तो 30% इस कंपनी के पास है, एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत जोरों से पकड़ आएगा। पिछले अभी कैबिनेट डिसीजन में हमने 19,700 करोड़ कैटलाइजर मैन्युफैक्चर विच विल कम फ्रॉम PLI। बाय द वे, PLI इज ऑल्सो प्रोडक्शन सब्सिडी। पुरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर, और दर्शकों को बड़े सारे सवालों के जवाब जो जानने को मिले। एक बार तालियों के साथ धन्यवाद करें केंद्रीय मंत्री पुरी साहब का। थैंक यू।